नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अर्थ डिफेंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर हम एनडीए एयरफोर्स के एक्स ग्रुप आज के जो पेपर जो एग्जाम कराए जाते हैं उन सब के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हों या उनमें जो जो टॉपिक कवर किए जाते हैं उन सब पर हम बात करते हैं। इससे पहले हमारे अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हमने पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में और इसके साथ साथ सर्कल के बारे में सीखा था। फिलहाल हम जो चैप्टर उस पर पढ़ रहे थे, जो उस चैनल पर पढ़ रहे थे अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा। अगर हम इस बात पर बात करें तो हम आपको बता दें कि आपको हमने पॉइंट के बारे में पढ़ाया। इस पॉइंट के बाद में हमने लाइन के बारे में बताया। इसके साथ साथ हमने आपको सर्कल के बारे में बताया। जब हमने आपसे पॉइंट के बारे में बात की तब हमने आपको बताया कि पॉइंट में हमने कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझा जो हमारे सिलेबस में है। उसके साथ साथ में हमने कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं उन पर बात की। हमने आपको पूरा समझाया कि क्या एब्सिसा होता है, क्या ऑर्डिनेट होता है और इस पॉइंट का क्या मतलब होता है, क्या इस पॉइंट को हम कहीं भी बोर्ड पर बना सकते हैं, उन सब पर हम बात कर चुके हैं। हमने बताया कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पॉइंट के मानने की बात करेंगे तब आपको एक्स और वाई मानना पड़ेगा, लेकिन जब आप लाइन की बात करते हैं उसी पॉइंटों को जब हम इनफाइनाइट पॉइंट कह सकते हैं आपस में मिला देते थे तो हमें लाइन मिलती थी। उसी लाइन में जब हमने कर्व किया तो हमें सर्कल मिला। लाइन की जब आप पॉइंट की जब बात कर रहे हैं तो पॉइंट पे हमने सिर्फ कार्टेशियन या फिर हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने समझा। कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी को हम कई और नामों से भी जानते हैं। हिंदी वाले इसको निर्देशांक ज्यामिति, कार्टेशियन कार्तीय तल निर्देशांक या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर एक्स वाई प्लेन के नाम से भी जानते हैं। जब हमने लाइन पढ़ा तो हमने आपको बताया था कि लाइन में हमने 7 प्रकार से लाइनों के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया, परपेंडिकुलर फॉर्म बताया, इंटरसेक्ट फॉर्म बताया। ऐसे करके हमने 7 प्रकार से आपको लाइन के बारे में बताया। जब हमने सर्कल पढ़ा तो हमने उसमें आपको सर्कल की 3 इक्वेशंस के बारे में बताया। हमने आपको बताया कि सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है। उसी के साथ साथ में हमने आपको यह भी बताया कि जब कभी डायमीटर, किसी सर्कल में डायमीटर के दोनों कोऑर्डिनेट दिए हों और आपसे उसकी इक्वेशन पूछी जाए तो हमने आपको डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के बारे में भी बताया। कहीं ना कहीं पॉइंट, लाइन और सर्कल में हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके। जो भी हमारे सिलेबस में आता था, जो 12th तक के लिए सिलेबस था या फिर 12th के बाद का सिलेबस हुआ करता था। लेकिन आज की क्लास में हम एलिप्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि एलिप्स या दीर्घवृत्त क्या होता है। तो जब हम एलिप्स की बात करेंगे तब आप ये बात याद रखेंगे कि एलिप्स 11th में तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन 12th में एलिप्स को शामिल किया गया। इसके साथ साथ एयरफोर्स और एनडीए में अच्छे खासे प्रश्न एलिप्स से बनते हैं। तो आप याद रखें कि आज की क्लास में जो हम एलिप्स पढ़ने वाले हैं वो कोई हल्का चैप्टर नहीं बल्कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अपना एक अलग वेटेज रखता है। अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी भी एग्जाम में अपना एक अलग वेटेज रखती है। हमें लगता है कि हर एक चैप्टर से कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही वेटेज रखती है। उसमें एलिप्स अपने आप में 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछने के लिए मजबूर कर देता है कि आप हमसे भी 1-2 प्रश्न पूछें। तो आप जब एलिप्स की बात करते हैं, एलिप्स बड़ा मजेदार चैप्टर है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक बेसिक चीज देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। छोटी सी भी चीज अगर आप मिस करते हैं, आज की क्लास में सिर्फ हम एलिप्स का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि है क्या, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद अगली क्लास में हम फार्मूले, उसके साथ साथ में जितने भी क्वेश्चन हमारे एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे गए हों या एनडीए में पूछे गए उन सब पर हम बात करेंगे। जब हम एलिप्स की बात करते हैं तो एलिप्स को हम दीर्घवृत्त के नाम से भी जानते हैं। दीर्घवृत्त, आप याद रखें, एलिप्स को हम दीर्घवृत्त के नाम से जानते हैं। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात तो क्लिक की होगी कि भैया वृत्त, गोला और दीर्घवृत्त में अंतर क्या है। तो हमने आपको पहले बताया कि गोला 3D फिगर है। आपके दिमाग में यह बात तो जरूर आई होगी कि पहले आपने वृत्त बताया जिसको हम सर्कल के नाम से जानते थे, इसके बाद आपने गोला बताया
जिसके बाद आपने गोला बताया जिसको हम स्फीयर के नाम से जानते थे। इसके बाद में आपने दीर्घवृत्त की बात कर दी। ये दीर्घवृत्त, वृत्त और गोला में कुछ तो डिफरेंस होगा, तो हमने आपको बताया कि गोला के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि गोला आपके सिलेबस में ही नहीं है, और क्योंकि गोला जो होता है वो 3 डायमेंशन फिगर है। जितनी भी आकृतियां 2 डायमेंशन के अंतर्गत आएंगी वो सब हम पढ़ेंगे। 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, कार्टियर ने एक पुस्तक भी लिखी n डायमेंशन तक के लिए। हमने आपको बताया कि जब कभी आपको n डायमेंशन तक पढ़ना हो तो आप बीएससी में जब फर्स्ट ईयर में होते हैं तब आप 3 डायमेंशन पढ़ते हैं, क्योंकि हम 12th इंडिया एयरफोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप ये याद रखें हमारे सिलेबस में 2 डायमेंशन तक का ही सिलेबस है। तो आप 2 डायमेंशन के अंतर्गत सर्कल या वृत्त पढ़ते हैं और उसके साथ साथ दीर्घवृत्त भी पढ़ते हैं। दीर्घवृत्त, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि वृत्त और गोला में क्या अंतर है। तो आपको बता दें कि वृत्त 2 डायमेंशन, दीर्घवृत्त 2 डायमेंशन, मतलब एक परिवार के वृत्त और दीर्घवृत्त तो हो सकते हैं, लेकिन सर्कल या गोला, जिसको इंग्लिश में हम स्फीयर बोलते हैं, स्फीयर, इसको हम सर्कल बोलते हैं, इसको हम एलिप्स बोलते हैं, ऊपर लिखा भी है। तो आप ये याद रखें कि गोला को कभी भी वृत्त और दीर्घवृत्त के साथ नहीं देखेंगे। जो गोला होता है वो 3 डायमेंशन होता है, और इसको विशेषकर 3 डायमेंशन जब पढ़ते हैं तो मेंसुरेशन में, या फिर हम गोला जो सर्कल स्फीयर होता है उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको उसमें डिफरेंशिएशन में जब हम समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उनमें हम गोला के जो फॉर्मूले होते हैं 4/3 पाई r क्यूब, इनको प्रूव करते हैं, या वक्त पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर, इन सबको प्रूव करते हैं। लेकिन इनके क्वेश्चंस या इन सब पर कभी भी प्रश्न बन सके, ये 3 डायमेंशन में आज तक हमारे सिलेबस में ना ही क्वेश्चन पूछे गए, ना ही 3 डायमेंशन को शामिल किया गया। तो हम वृत्त और दीर्घवृत्त की बात कर रहे हैं। वृत्त हम पढ़ चुके हैं और हमने आपको बताया कि अगर हम मेंसुरेशन से ये तीनों आकृतियां ली गई हैं, जैसे सर्कल हो, एलिप्स हो, या फिर हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, या फिर आपका स्फीयर गोला हो, तो आप ये याद रखो ये सभी कोनिक सेक्शन के पार्ट होते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो पॉइंट था उस पॉइंट को तो हम नॉर्मल रखते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। पॉइंट को तो आप कहीं भी ले लेते थे, हमें उसमें कोई समस्या नहीं थी, आप पॉइंट कहीं भी ले सकते थे, वही लाइन की थी। लेकिन जैसे हम सर्कल, इस सर्कल के बाद में आगे बढ़ते हैं, जैसे कि जब हम सर्कल देखते हैं या फिर एलिप्स देखते हैं, या फिर कभी आपसे पैराबोला और हाइपरबोला की बात कर दी जाए, या फिर आपसे पैराबोला या फिर हाइपरबोला की बात कर दी जाए, तब हमने आपको बताया था कि आपसे सर्कल की बात करें, एलिप्स की बात करें, हाइपरबोला की बात करें या पैराबोला की बात करें, तो ये सभी 2 डायमेंशन है। ये सभी 2 डायमेंशन है। ये 0 डायमेंशन होता है, ये 1 डायमेंशन होता है, लाइन 1 डायमेंशन होती है, ये सभी 2 डायमेंशन होते हैं। और ये कहीं ना कहीं मेंसुरेशन से ही आए हैं। अगर हम इन सबको मेंसुरेशन से देखते हैं तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि हमें सर्कल और एलिप्स और पैराबोला और हाइपरबोला मिला। तो आप याद रखें कि जो मेंसुरेशन में हम शंकु पढ़ते हैं, जो कोनिक पढ़ते हैं, ये सभी जितने भी आकृतियां हैं ये 2D आकृतियां कोनिक सेक्शन का पार्ट है, कोनिक सेक्शन का पार्ट है, जिसमें हम सर्कल को कवर कर चुके। अब आपको यह समझना है कि सर्कल और स्फीयर, सर्कल और एलिप्स में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस सर्कल एंड एलिप्स, एक बात आप जानते होंगे कि सब कुछ आपकी समझ पर निर्भर करता है। तो आपको सिर्फ हमें यह समझाना है कि सर्कल अलग है, एलिप्स अलग है। आगे चल के आप लोग कुछ चीजें याद कर लेंगे कि सर्कल की ये क्वेश्चन होती है, एलिप्स की ये क्वेश्चन होती है, उस बात से तो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन कभी कभी हम लोगों को इस बात पर समस्या हो जाती है कि सर्कल की अगर हम नॉर्मल किसी को बताना चाहें कि सर्कल ये है, दीर्घवृत्त ये है, तो हम कैसे बताएंगे। तो आप ये याद रखना कि जैसे आप एक अंडा देखते हो, अगर आप पूरे अंडे को देखते हो तो वो एक गोल होता है। उस अंडे को जब हम देखते हैं, जब उस अंडे को अगर हम 2 भागों में काट दें, उस अंडे को अगर हम 2 भागों में काट देते हैं, तब आप ये देखते होगे कि जो अंडे में, जब आप अंडे को 2 भागों में काटोगे तो कुछ लंबाई इस टाइप से बनती है। और कभी कभी जैसे आलू वगैरह कुछ आकृतियां होती हैं जो बिल्कुल गोल हो, अगर हम उनको काटते हैं तो कुछ आकृतियां इस टाइप से बनती हैं। तो जो इस टाइप से आकृतियां बनती हैं इनको हम वृत्त कहते हैं, जबकि कुछ तिरछा जो ये आकृति होती है, ये इसको हम एलिप्स या दीर्घवृत्त कहते हैं। ये बात आप समझिएगा। अगर इसी को हम कोनिक सेक्शन में देखते हैं तो हम आपको बताएंगे, जैसे कोनिक सेक्शन, इस बात से भी आप समझ सकते हैं
कोण के बारे में कोण दो प्रकार है, रेगुलर होगी या ओब्लिक होगी। इसको तिरछा कर दोगे तो रेगुलर, ये तो ओब्लिक ही बन गई। कॉनिक सेक्शन दो टाइप से होती हैं, या तो रेगुलर या ओब्लिक, और हमारे सिलेबस में रेगुलर कोण है तो हम रेगुलर कोण की बात करेंगे क्योंकि हम उसी के पार्ट की बात कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि अगर इस कोण को हम किसी रेक्टेंगुलर शेप से अगर इंटरसेक्ट कराते हैं, अगर विभाजित कराते हैं, तो हमने आपको बताया अगर आप इसके पैरेलल अगर आप इसके पैरेलल जब आप इसके पैरेलल एक रेक्टेंगुलर शेप की आकृति कोई भी हो जिससे आप इसको इंटरसेक्ट कराते हैं, तब आप ये देखेंगे कि जो ये आकृति जब ये सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो आप एक डमरू सी आकृति, पूरा एक कोण है उसको आप डमरू को अगर ऊपर वाले हिस्से को कटवाते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे एक गोल सी आकृति हमें नजर आती है। जब आप इसको काटेंगे तब आप देखेंगे यहां एक गोल आकृति नजर आएगी। इसी गोल आकृति को हम सर्कल या वृत्त कहते थे। लेकिन अब अंतर एलिप्स और सर्कल में क्या है, तो आप याद रखने जब कोनिक सेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो इसी कोनिक सेक्शन को अगर हम जिस रेक्टेंगुलर आकृति से हमने इस कोनिक सेक्शन को इंटरसेक्ट कराया, इसको हल्का तिरछा कर देंगे। इसकी जो बेस लाइन है इसके अगर पैरेलल ना रख के हम इसको हल्का तिरछा कर दें और इस टाइप से कटवाएं, तब आप एक चीज देखेंगे, तब आप ये देखेंगे कि यहां एक आकृति मिलेगी। अगर आप महसूस कर पा रहे हो, अंडे को जब हम काटते हैं तो उसमें हमें एक इस टाइप से गोल गोल आकृति मिलती है, इस टाइप से। इसी आकृति को जो ये आकृति मिलेगी, ये जो आकृति मिलेगी, इसी आकृति को हम एलिप्स के नाम से जानेंगे। दोनों में अंतर आप ये इस तरीके से समझ सकते हैं, एक अगर शेप दिया है आपको और शेप को आप बीच बीच से काटेंगे तो जो आकृति मिलेगी काटने के बाद, जब तक शेप पूरा हिस्सा आप जो आपके पास रखा है उसको तुम गोला कहेंगे, लेकिन जब आपने उसको काट दिया, काटने के बाद हमें अंदर एक आकृति मिलेगी आधे आधे दो भागों में। तो जो अंदर आकृति शेप की होगी वो वृत्त होगा, सर्कल होगा। लेकिन वही जो अंडा होता है तो अंडा हल्का लंबाई में होता है, या लौकी समझ लो आप, उसको जब आप बीच से काटते हैं तो जो वो गोल आकृति मिलती है, जो वृत्त के टाइप में आकृति मिलती है, उसको हम दीर्घवृत्त बोलते हैं। या आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि वृत्त का बड़ा रूप ही दीर्घवृत्त है। तो याद रखिए कि वृत्त और दीर्घवृत्त का इतना ही डिफरेंस है जो हमने थोड़ा समझाने की कोशिश की और आपने समझा। जब हम दीर्घवृत्त को एयरफोर्स या एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तब आप ये याद रखो कि दीर्घवृत्त में जितने भी सवाल आज तक बनते हैं, वो जो भी सवाल बनते हैं वो कहीं ना कहीं दीर्घवृत्त की स्टैंडर्ड इक्वेशन को लेकर बनते हैं, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि x² + y² / b² = 1। ये एक दीर्घवृत्त को शो करती है। अगर इस टाइप से किसी भी इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो x² / a² + y² / b² = 1 की फॉर्म में, तब आप ये बात से एश्योर हो जाएं कि ये एक दीर्घवृत्त को शो करेगी। अब इसमें बात वो अलग हो जाती है कि दो कंडीशन काम करती हैं। अगर कभी a का मान b से बड़ा है या b का मान a से बड़ा है, तो यहां से स्टार्ट होता है दीर्घवृत्त, जो कि एनडीए एयरफोर्स के सिलेबस में वो आपको समझाने की कोशिश थी, जो हमने आपको बताया किस टाइप से हो सकता है। एलिप्स क्या है, एलिप्स या सर्कल क्या है, इनके बीच जो डिफरेंस था उसको हमने समझा। लेकिन जब हम बात आपके सिलेबस की करें तो सिलेबस आपका यहां से स्टार्ट होता है। उसमें आपको इक्वेशन दी जाती है और आपसे बोलता है कि ऐसे दे देगा 4x²। एक एग्जांपल के रूप में आप समझे, एक मान लीजिए आपको सवाल दे दिया कि 4x² + 9y² = 36। अब आपसे बोल देगा कि आप इसमें इसेंट्रिक उत्केंद्रता निकालो, सेंटर निकालो, या फिर आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि आप इसमें हमें इक्वेशन में बताओ कैसे आप निकालेंगे, या निकाल सकते हैं या नहीं। आपसे अगर पूछ दिया कि आप इसमें इसेंट्रिक बताओ, उत्केंद्रता बताओ, तब आपको इस सवाल को, इस क्वेश्चन को सबसे पहले इस फॉर्म में बदलना होगा। आप बात को समझिए, अगर आप किसी भी इक्वेशन को, जो कि एलिप्स की इक्वेशन है, अगर आप उसमें इसेंट्रिक की बात कर दे, या इसके अलावा वो आपसे कभी भी एलआर की बात कर दे, जिसका लैटिट्यूड होता है उसकी बात कर दे, या कभी नाभिक के कोऑर्डिनेट की बात कर दे, तब आप इस बात से क्लियर रहे कि आपको इन सबको निकालने से पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
अगर आपको इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं तब आप क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको दो कंडीशन चेक करानी पड़ेंगी कि क्या ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो उसकी सेंट्रिक अलग होगी, बी ए से बड़ा है तो उसकी सेंट्रिक उत्केंद्रता अलग होगी। तो आप ये याद रखें कि जब कभी हम उत्केंद्रता, जब कभी हम दीर्घवृत्त की बात करेंगे, आपसे एलिप्स की बात करेंगे, तो आपको एलिप्स ये समझ लीजिए, आप मुझे एक लाइन दो, एक फोकस दो और इसेंट्रिक दो, मतलब उसकी उत्केंद्रता दो, मैं तुम्हें दीर्घवृत्त दे दूंगा। आप मुझे लाइन दो, इसेंट्रिक दो और फोकस दो, मैं आपको एक दीर्घवृत्त दे दूंगा। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे आप एक लाइन दो, साथ साथ में एक फोकस, मतलब जिसको हम पॉइंट बोलते हैं, एक पॉइंट दो। इसके बाद में आप मुझे लाइन दो, फोकस दो, इसके बाद में आप मुझे इसेंट्रिक उत्केंद्रता दो और मैं आपको दीर्घवृत्त दे दूंगा। मतलब अगर आपने मुझे लाइन के बारे में बता दिया, उस लाइन का फोकस बता दिया और उसकी इसेंट्रिक बता दी, तो मैं दीर्घवृत्त बना दूंगा। ये तीन चीजें होती हैं किसी भी दीर्घवृत्त को समझने के लिए या फिर इसको फॉर्म करने के लिए। कम से कम लाइन हमें पता हो, फोकस पता हो, इसेंट्रिक पता हो। इस दीर्घवृत्त को वो लोग आसानी से समझ सकेंगे जिन्होंने 12th में केपलर लॉ पढ़े होंगे। हमने आपको बताया जैसे पृथ्वी के आसपास, ये केपलर लॉ में आपने देखा होगा कि पृथ्वी के आसपास जब चंद्रमा घूमता है या फिर सूर्य के आसपास मंगल ग्रह आदि ग्रह घूमते हैं तो वो एक फोकस पर स्थित होते हैं। सारा खेल इस फोकस का ही है। इस फोकस और इस लाइन, मतलब लाइन के बारे में पता हो, फोकस के बारे में पता हो, इसेंट्रिक के बारे में पता हो या फिर आपको केपलर नियम के बारे में पता हो। अगर आपको ये चीजें क्लियर है तब आप दीर्घवृत्त को आसानी से समझ सकते हैं। तो हमने आपको बताया, आपको लाइन दे तो ये लाइन, इसके साथ साथ में एक फोकस। अब बात इसेंट्रिक की आती है कि इस इसेंट्रिक को ये क्या बला है, उत्केंद्रता क्या है, जिसके बारे में हमने इससे पहले कभी सीखा भी नहीं, ना ही हमें पता है कि ये इसेंट्रिक क्या है। लाइन तो हमारे समझ में आता है, हमने पढ़ा भी कि एक लाइन है, चलो आपने बना दी। पॉइंट भी हमारे समझ में आता है, हमने पढ़ा है, लेकिन इसेंट्रिक क्या बला है ये तो बताया ही नहीं। तो आप याद रखना कि जब हम इसेंट्रिक की बात करते हैं तो इसेंट्रिक ही डिसाइड करती है कि बनने वाला फिगर एलिप्स होगा, बनने वाला फिगर एलिप्स होगा, पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा। अब आप कोनिक सेक्शन को अगर किसी रेक्टेंगुलर फिगर से इंटरसेक्ट कराते हैं तो कई प्रकार की आकृतियां आ सकती हैं। आप उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, थोड़ा सा झुका देंगे तो आपको एलिप्स मिलेगा, आप पैरेलल कटवा देंगे तो आपको सर्कल मिलेगा। अब यही कंडीशन ये बनती है कि अगर बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है कि बाई चांस उत्केंद्रता के आधार पर अगर हमें पता चल जाए तो हमको कोनिक सेक्शन या मेंसुरेशन के उस पार्ट को देखने की कोई जरूरत नहीं। हमको कोई जरूरत नहीं कोनिक सेक्शन बनाने की। हमको इसेंट्रिक के बारे में पता हो, उत्केंद्रता के बारे में पता हो। अगर आपको उत्केंद्रता के बारे में पता है तब आप ये कह देंगे कि अगर उत्केंद्रता का मान 1 के बराबर है, उस उत्केंद्रता से अभी हम आपको उसका पूरा क्लियर करेंगे कि उत्केंद्रता क्या होता है, लेकिन आपको अभी ये पता होना चाहिए, जब कभी आपको अगर लाइन पता है, पॉइंट पता है, मतलब उस पॉइंट का फोकस पता है, इसके साथ साथ में आपको इसेंट्रिक उत्केंद्रता पता चल जाती है, तब आप क्लियर कर देंगे कि एलिप्स होगा, पैराबोला होगा या फिर हाइपरबोला होगा। तो आप याद रखें कि आपको लाइन भी पता है, पॉइंट भी पता है, खेल पूरा बचा है तो इसेंट्रिक उत्केंद्रता का। अब इसेंट्रिक या उत्केंद्रता आपको कैसे पता करनी है उस चीज को समझो। आप याद रखना कि जब कभी उत्केंद्रता या इसेंट्रिक की वैल्यू 1 के बराबर होगी, जब कभी इसेंट्रिक की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो वो पैराबोला बनाएगा। जब कभी इसेंट्रिक की वैल्यू 1 से कम होगी, 1 से कम होगी इन द सेंस 0 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 1/4 भी हो सकती है, और यही वैल्यू अगर 1 से बड़ी हुई तो वो हाइपरबोला बनाएगा। आप समझिए कि हम कोनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं, कोनिक सेक्शन में हमको सर्कल भी पढ़ना है, कोनिक सेक्शन में हमको एलिप्स पढ़ना है, कोनिक सेक्शन में हमको पैराबोला भी पढ़ना है, और कोनिक सेक्शन में हमको हाइपरबोला भी पढ़ना है। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो आप किसी भी रेक्टेंगुलर फिगर से,
किसी भी रेक्टेंगुलर फिगर से इंटरसेक्ट कराने के बाद ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि दैट इज सर्कल, एलिप्स या पैराबोला या फिर हाइपरबोला। तब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, अगर ई का मान, उत्केंद्रता का मान 1 है, अगर उत्केंद्रता का मान 1 है तब वो पैराबोला होगा, तब वो पैराबोला होगा। पैराबोला के बारे में हम आपको पैराबोला 4 टाइप से पढ़ाते हैं कि जब कभी एक्स एक्सेस पर बनेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, वाई स्क्वायर बराबर 4x प्लस और वाई स्क्वायर बराबर -4x, वो भी पैराबोला में पढ़ेंगे। जब हम पैराबोला की बात करते हैं तो आप ये याद रखना, पैराबोला की बात करेंगे, इसके साथ साथ में हम इस वाले पैराबोला की बात करेंगे, इसके साथ में हम इस पैराबोला की बात करेंगे और इसके साथ साथ हम इस पैराबोला की बात करेंगे। मतलब हम 4 टाइप से पैराबोला क्लियर करेंगे। आप उससे पहले एलिप्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। आप अगर किसी भी कोनिक सेक्शन को, किसी भी शंकु को अगर आप किसी भी रेक्टेंगुलर फिगर से इंटरसेक्ट कराएंगे तो आप ये क्लियर ही नहीं कर पाएंगे कि ये एलिप्स बनेगा या सर्कल बनेगा या फिर पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा। लेकिन अगर आप इसी बात को उत्केंद्रता या इसेंट्रिक से समझ जाते हैं, इसी बात को अगर आप उत्केंद्रता या इसेंट्रिक से समझ जाते हैं, अगर आपको लाइन दिया है तो ठीक, पॉइंट दिया है, उसके साथ साथ में इसेंट्रिक और उत्केंद्रता दी है, तो ये बात तीनों उपस्थित होने की कंडीशन ये प्रूव कर देती है कि दैट इज एलिप्स, वो एलिप्स होगा। अगर वो एलिप्स होगा तब आपको उसकी इसेंट्रिक की वैल्यू 1 पता होनी चाहिए। अगर वो 1 है तो वो पैराबोला होगा, परवलय होगा। अगर यही ई का मान, यही इसेंट्रिक का मान, इसी इसेंट्रिक का मान 1 से कम होगा, अगर इसी इसेंट्रिक का मान 1 से कम होगा तब इस कंडीशन में ये क्लियर हो जाती है कि दैट इज एलिप्स, वो एलिप्स होगा, दीर्घवृत्त होगा। अगर ई का मान 1 से बड़ा हो गया, अगर ई का मान 1 से बड़ा हो गया तब ये भी क्लियर है कि दैट इज हाइपरबोला, वो हाइपरबोला ही बनाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझिए कि किसी चीज में अगर जैसे एक नारा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आप मुझे पॉइंट दो, लाइन दो, एलिप्स दो, मैं आपको दीर्घवृत्त दूंगा, यही बात तो है। अगर आप मुझे पॉइंट देंगे, लाइन देंगे और इसेंट्रिक उत्केंद्रता देंगे, मैं आपको रिजल्ट में दीर्घवृत्त एलिप्स दे दूंगा। तो वही बात आप समझो कि हमने आपको पॉइंट के बारे में बता रखा है कि लाइन क्या होती, पॉइंट क्या होती, फोकस क्या होता है, या फिर आपने 12th में केपलर लॉ पढ़ रखे होंगे, तब भी आपको पता होगा कि फोकस क्या होता है और लाइन क्या होता है। बाकी पॉइंट और लाइन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट में। पता नहीं तो सिर्फ इसेंट्रिक, उत्केंद्रता क्या होती है। तो अगर उत्केंद्रता का मान 1 से कम हो जाता है, इस बात को ध्यान देना, क्योंकि उत्केंद्रता डिसाइड कर देगी कोनिक सेक्शन पर काटा हुआ रेक्टेंगुलर फिगर या कोनिक सेक्शन को जब हम इंटरसेक्ट कराएंगे किसी रेक्टेंगुलर फिगर से, तो वो सर्कल, एलिप्स या पैराबोला, हाइपरबोला को अलग अलग करेगी उसकी उत्केंद्रता। ये बात आप क्लियर रखें। जब हम उत्केंद्रता की बात करेंगे और उत्केंद्रता का मान 1 से कम होना चाहिए। अगर उत्केंद्रता का मान 1 से कम है, और यहां एक बात याद रखो, अगर उत्केंद्रता का मान 0 होगा तब बनेगा सर्कल। अगर उत्केंद्रता का मान 0 होगा तो बनेगा सर्कल। अगर जैसे 0 से कुछ बड़ा लेकिन 1 से कम रहा, बन जाएगा दीर्घवृत्त। कुछ बड़ा बनेगा सर्कल से, उसी को हम एलिप्स या दीर्घवृत्त बोलेंगे। इस दीर्घवृत्त की कंडीशन में आप ई का मान 1/2 भी लिख सकते हैं, या ई का मान 1/3 भी ले सकते हैं, या ई का मान 1/4 भी ले सकते हैं। अगर और आप ज्यादा करना चाहते हैं तो आप ई का मान 1/5 ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि आप उत्केंद्रता, जब एलिप्स आप पढ़ रहे हैं, जब कभी आप एलिप्स की बात कर रहे हैं, तो एलिप्स में जो इसेंट्रिक, जो उत्केंद्रता होती है, उस उत्केंद्रता का मान आप हर समय 0 से ज्यादा रखेंगे, 0 से ज्यादा रखेंगे, क्योंकि आपने जैसे उत्केंद्रता इसेंट्रिक का मान 0 किया नहीं, वो सर्कल बन जाएगा। और हमें सर्कल नहीं, हमें दीर्घवृत्त चाहिए। अगर आपको दीर्घवृत्त चाहिए तो आप अगर 0 का मान थोड़ा बढ़ाएंगे, अब वो 0 का मान थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन आप गलती से 1 ना कर देना, क्योंकि अगर आपने ये मान 1 कर दिया तब वो पैराबोला बन जाएगा। तो अब आप ई जो है इस हिसाब से लिख सकते हैं। हमें नहीं लगता कि इस बात में कोई समस्या होगी। अगर ऐसा है तब आप ये बात भी क्लियर समझ लो कि हमें एक लाइन पता है, उस लाइन का हमें एक लाइन पता है, उस लाइन का हमें फोकस पता है, हमें एक लाइन पता है, एक हमें उसका फोकस पता है, एक हमें पॉइंट पता है, उसका हमें फोकस पता है।
और ये लाइन है। तो आप याद रखें कि जो पीएफ अपान पीएल होगा, अगर हम वो 1/2 ले लें, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एलिप्स दीर्घवृत्त, और एलिप्स में ऐसा हो सकता है कि उसकी उत्केंद्रता, उसकी सेंट्रिक 0 से 1 के बीच लाई करेगी। तो हमारा मन करेगा हम 1/2 लेंगे, आपका मन करे तो आप 1/3 लें। हमारा मन था, हमने मान लिया कि अगर उत्केंद्रता 0 से 1 के बीच में है तो ये क्लियर हो जाता है कि 0 से 1 के बीच में होने की कंडीशन में उत्केंद्रता अगर हम 1/2 मान लें तो हमें कोई समस्या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ये बताएं कि पीएफ अपान पीएल, पीएफ अपान पीएल, पीएफ और पीएल का रेशियो अगर 1:2 है तो इसका यही मतलब है कि अगर है तो पी से एल तक की दूरी 24 होगी। मान लेते हैं 12 मान लेते हैं, आप चाहे 3 माने, 6 माने, 12 माने। समझाने की एक कोशिश है जो हमने आपको बताया कि अगर एलिप्स है, एलिप्स को 2 फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर कभी ए बड़ा हुआ, कभी बी बड़ा हुआ, तब हम कैसे पता करेंगे कि अब हमें एलिप्स में कौन से रूल अप्लाई करने, कौन से एस्पेक्ट अप्लाई करने। तो उस बात को आप क्लियर रखें कि जब एफ पी और एल के बीच में होगा, जब कभी फोकस एक स्थिर पॉइंट कांस्टेंट और एक लाइन के बीच में होगा, तो कंडीशन क्लियर हो जाती है कि अब पीएफ और पीएल का मान 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा। और सर्कल इस कंडीशन में ए से अगर बड़ा होगा तब जाकर ये फिगर हमें मिलेगा। और हम इसके बीच अगर एलिप्स बनाना चाहते हैं तो हम इस हिसाब से बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। जो एलिप्स बनेगा वो इस टाइप से आपका बनेगा, दीर्घवृत्त इस टाइप से बन जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो, किसी ने ये तो बोला नहीं आपसे कि आपको फोकस यहां लेना है या फिर बाहर लेना है। अगर आप यही फोकस थोड़ा बाहर कर देते हैं और इस पॉइंट को यही रखते हैं, क्योंकि हमें पीएफ और पीएल का रेशियो 1:2 चाहिए। अगर ऐसा है तो बताओ, अगर हम इसको और इसको एल लेते हैं और अब हम फोकस इस पॉइंट, जिस कांस्टेंट को हमने लिया है उससे बाहर हम ले लेते हैं, तब आप बताओ कि पीएफ रेशियो पीएल क्या होगा। तब पीएफ रेशियो पीएल क्या होगा। तो आप याद रखना कि तब भी पीएफ रेशियो पीएल देखो, आप पीएफ की जब आप बात करोगे तब ये 24 रहेगा और ये 12 रहेगा। लेकिन एल से एफ तक की डिस्टेंस बड़ी, एल से एफ तक की डिस्टेंस तो बड़ी, लेकिन इनका रेशियो पीएफ रेशियो पीएल भी 1:2 रहेगा। अब वो बात अलग है कि जो अब सर्कल बनेगा, वो सर्कल या जो फिर एलिप्स बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। पहले एलिप्स आप जो एक्सेस आपने जो लाइन बनाई थी उसकी साइड में था, अब उससे आउटसाइड में है। इसी बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एलिप्स होता है वो x² + y² + b² बराबर 1, एक कंडीशन ये शो करेगा, और दूसरी कंडीशन x² + y² + b² बराबर 1 ये शो करेगा। यहां पर b जो होगा वो a से बड़ा होगा, तब जो एलिप्स बनेगा वो पॉइंट और फोकस से आउटसाइड में बनेगा, मतलब लाइन से दूसरी तरफ बनेगा। अगर यही b का मान a से छोटा है, मतलब a बड़ा है b से, तब ये क्लियर हो जाता है कि ये अब फोकस लाइन की ही तरफ बनेगा। आज की क्लास में हमने एलिप्स की इसेंट्रिक को समझा, और हमने समझा कि एलिप्स, सर्कल और पैराबोला और हाइपरबोला में हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आप याद रखना कि हम उनकी इसेंट्रिक या उत्केंद्रता के आधार पर अलग अलग डिफरेंस दोनों का देख सकते हैं। अगर ई का मान 0 है तब ये सर्कल बनेगा, और अगर ई का मान 1 से बड़ा है तब ये हाइपरबोला बनेगा। अगर ई का मान 1 से छोटा है तब ये पैराबोला बनेगा, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। और वहीं ई का मान अगर 1 के बराबर है तब ये ई का मान 0 सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला नहीं, ई का मान 1 से छोटा है तो एलिप्स बनेगा, और अगर ई का मान 1 के बराबर है तब ये पैराबोला बनेगा। इस बात को आप याद रखेंगे, और हमने आपको इस बारे में भी बताया कि आपको जब कभी एलिप्स, सर्कल और पैराबोला में डिफरेंस करना हो तो सिर्फ और सिर्फ आप उसकी इसेंट्रिक के आधार पर करें। इसके अलावा अगली क्लास में हम इसको विस्तार से समझेंगे और इसके क्वेश्चंस पर बात करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है उसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और अर्थ डिफेंस को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। क्यों ऊपर क्या